अब जो नहीं बोल रहा बेवकूफ है, सीधा सा बात। दो बार बोला रुक जाओ रुक जाओ। अरे सब ऑटोमेटिक हो गया मेरे यहाँ, 4 बार बोल के ही छोड़ता है। तो तुम लोग मेट्रो का टोकन लेने जाते होगे तो क्या बोलते हो, रजौरी गार्डन रजौरी गार्डन रजौरी गार्डन रजौरी गार्डन, 4 बार बोलते हो तुम लोग। मैंने बोला यार 2 ही बार बोलो, इस बार 2 बार कुछ और बुलवाना था, ये लोग 4 बार बोल के छोड़ा है। यहां लिखो ऑब्लिक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, लिखिए प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, लिखो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन लिखा। सुनो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, सो सुनो। एक्चुअली ये ना फैक्ट ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक बार बोलो तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखना एग्जाम में आता है ये। 5 स्टार रेटिंग, ऐसे तो पूरा चैप्टर ही 5 स्टार। एक्चुअली मेरा नोट्स है, नोट्स में तो मैंने वही चीज डाला है जो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो मॉड्यूल पढ़िए, ICSI मॉड्यूल, उसमें सारी चीजें। ये तो मेरा नोट्स है ना, बोलने के लिए दूसरे के फैशन के चक्कर में मैं भी बुक बोल देता हूँ। बुक थोड़ी है, बुक तो तुम्हारा बस एक ही होता है ICSI मॉड्यूल, ये तो नोट्स हैं। क्या है, नोट्स। तो नोट्स में तो इंपॉर्टेंट चीजें ही डाली जाती है। इधर देखिए, इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 है क्या, देखो तो। ये 6 चीजों को एविडेंस नहीं माना जाएगा, मतलब ये 6 चीजें जो मैं बताऊंगा इसको एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा। मतलब ये ऐसी बातचीत है, ऐसी चीजें हैं जिसको एविडेंस के तौर पे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहला जजेस एंड मजिस्ट्रेट। एक बात बताओ, जैसे एक जज है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने केस चला, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भी बहुत सारी चीजें प्रूफ हो गई होंगी, लेकिन केस चला गया अपील में हाई कोर्ट। तो क्या हाई कोर्ट में तुम बोलते वक्त तुम बोल सकते हो सर जज साहब थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पूछिए उनसे प्रूफ हुआ है कि नहीं, पूछिए उनसे, बुलाइए उनको, बुलाइए। मतलब ये सब गांव में खूब होता है, कुछ भी होगा ना पूछा पूछो बोलो होगा, पूछा पूछो समझते हैं, इसको बुला उसको बुला पूछ, और सामने वाला बदल जाता है। ये होता है कि नहीं होता है, सब गांव में खूब होता है। लेकिन यहां पे ये सब नहीं चलेगा, समझे ना। अब तो जज को बुलाओगे, मतलब पंचायत चल रहा वहां। तो सुनिए, जज मजिस्ट्रेट ये सब जितने भी जुडिशियल लोग हैं, इनको कभी भी आप बुला नहीं सकते और इनको मजबूर नहीं कर सकते कि आपने जो देखा सुना आप उसको यहां बोलिए, नहीं समझे। ये प्रिविलेज्ड है, क्या है, प्रिविलेज्ड है। पर वो तो 4 लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अच्छा, एक केस में अनलेस भी लिखा था। अनलेस का मतलब, अच्छा मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो जाएगा वो। लेकिन ऐसे आप बुला सकते हैं, जैसे जज को ही बुला लिया, जैसे घर में बुला लिया, जज साहब कल प्रूफ हुआ ना, आइए आप। क्या बात है, जज वज को बुलाओगे तुम, आ जाओ अगला। हाँ, ये अब तुम लोग इंटरेस्टेड हो जाओगे। कम्युनिकेशन बिटवीन हबी एंड वाईफाई, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग। याद रखना, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, मतलब शादी के बाद मतलब डिवोर्स के बाद मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए इधर देखिए, मालूम चला एक इंसान है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही थी। एकाएक जिंदगी में भूचाल आया, उसका शादी हो गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को ठीक कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, बिफोर मैरिज। ये क्या है, आफ्टर डाइवोर्स, ये ना। और ये क्या है बीच का, ये जो जिंदगी उथल पुथल मचा हुआ पूरा, ये है ड्यूरिंग मैरिज। ये हैंडराइटिंग मेरा बन ही नहीं पा रहा है यार, ये इसमें ड्यूरिंग लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ड्यूरिंग मैरिज, इसने किसी ने गलत चीज से इसको साफ कर दिया है, तो पूरा का पूरा इसमें लिखना ही नहीं बन रहा है। ड्यूरिंग मैरिज, यहां पर लिखो बिफोर मैरिज। आप मुझे बताओ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहां है, ड्यूरिंग मैरिज, है ना, ड्यूरिंग मैरिज। ये देखिए, ये है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, लिख लेना तो तुम लोग। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो पति और पत्नी, पहले तुम लिख लो, सेवा बताता हूं उन दोनों के बारे में।
हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? बिफोर मैरिज, आफ्टर डाइवोर्स, और बीच में क्या है? ड्यूरिंग मैरिज। तो सिर्फ ड्यूरिंग मैरिज वाला जो है वो क्या है? प्रिविलेज्ड है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। क्लास में कितने लोग मैरिड हैं? आप पीछे मैरिड है? नहीं कोई बात नहीं, मैरिड तो इसमें क्या बुरा है? नहीं कोई है मैरिड? ये सीक्रेटली मैरिड? हाँ हाँ ऐसे लोग होते हैं, बाद में माता पिता को पता चला एकाएक है कि पापा को जाके बता रहे हैं पोता आपका, कहा इसको तो बहुत दिन से क्रिकेट खेलते देख रहा हूं गली में। कहा आपका ही है घर का, हमारे घर का ही है। हाँ जी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। खैर अब सोसाइटी काफ़ी ओपन हो चुकी है, माता पिता भी अब तैयार हो जाते हैं लव मैरिज के लिए, बशर्ते कि सामने वाला पार्टी कम से कम जंतु ना हो, इंसान हो। क्या हो? इंसान हो, है ना। तो ये लोग जो भाग भूग के शादी करते हैं ना, ये कभी मत करना, हमेशा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि सब बात आई तो बता दे रहा हूँ, ये बहुत बुरा होता है। माता पिता के कंसेंट से ही होना चाहिए। अगर वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो उनको कन्विंस कीजिए, उसको समझाइए कि देखने में ही गधा लग रहा है पर वो गधा नहीं है, देखने में जेल से भागा हुआ लग रहा है पर इसका चेहरा ही ऐसा है। नहीं समझे? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? है ना। लेकिन अच्छा कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं माने फिर भी तो फिर आप जानिए, छोड़ दो। वाह क्या बात है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया है ना। एक्चुअली पहले के जमाने में माता पिता नहीं समझते थे, वो समझना ही नहीं चाहते थे। मतलब समझना नहीं चाहते मतलब नहीं तो नहीं। नहीं हरियाणा में कितना ऑनर किलिंग सब हुआ नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है, देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लोगों को, पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आज जो सोसाइटी इतना ओपन हुआ है ना, और जिनके घर में भी ये लव मैरिज हो रही है, उसको कम से कम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस सिचुएशन को लाने के लिए अपनी जान दे दी। बहुत सारे लड़का लड़की ये सब मारे गए, कभी कभी रेलवे ट्रैक पे छोड़ दी जी। लेकिन कोई बताइए, उन लोगों ने अपनी जान दे दे के सोसाइटी में ऐसा कल्चर लाया कि अब माता पिता एक्सेप्ट करने लगे, है कि नहीं। लेकिन लोग उन लोगों को कभी याद नहीं करते, उल्टा उन लोगों के घर वाले को अरे तो ऐसा बच्चा था, ऐसा बच्चा, ऐसे करते हैं। अरे भाई जिसके बारे में तुम बोलो तुम्हारे घर में भी आगे ऐसा हो, है ना। इसलिए मैं किसी भी चीज को बुरा नहीं मानता हूं दुनिया में। मेरा सीधा सा मानना है कि अगर आप सब लोग सहमत हैं तो सब कुछ जस्टिफाइड है कि नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताइए। खुशी ढूंढने तो दिन भर लोग निकलता है, किसी को खुशी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। खुशी मिल रही है वो नहीं, मतलब खुशी नाम के लिए नहीं, हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस। किसी का नाम खुशी तो नहीं है क्लास में? चलिए अच्छा, ड्यूरिंग मैरिज पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो काफी सेक्रेट माना गया है। सेक्रेट का मतलब काफी सम्मान के साथ हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, और है भी बहुत इंपॉर्टेंट, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको काफी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं शादी नहीं करता हूं क्योंकि इज्जत ही बहुत है कि नहीं। तो बताता हूं, पति पत्नी कहा जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और होना चाहिए। पति पत्नी को बहुत सारी बातें बताता है, पत्नी भी पति को बहुत सारी बातें बताती हैं। अगर हर बात को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में लिया जाए तो फिर कोर्ट में केसेस करोड़ों अरबों हो जाएंगे। डोमेस्टिक पीस जो है, जो सामाजिक शांति है, जो घरेलू शांति है, वो खत्म हो जाएगी। मालूम चला पति पत्नी में झगड़ा भी बहुत होता है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत भयंकर झगड़ा होता रहता है। इसी से तो डरा हुआ हूं मैं आज तक, भयंकर झगड़ा। इतना झगड़ा हो जाता है कि एकदम थप्पड़बाजी, मार पीट, कुटाई उटाई सब होता रहता है। नहीं, दोनों तरफ से। जमाना बदल गया अब जी। बहुत बार फ्लैट से मालूम चला लड़का बाहर निकल रहा मार खाते हुए। क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है ना। मैंने बहुत बार देखा है, अब तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक पोल पे ऐसे भी स्टिकर चिपक रहे हैं कि पत्नी के सताए हुए पति हमें संपर्क करे। अरे अच्छा, आप लोग नहीं देखे हो क्या ट्रैफिक सिग्नल पर सब देखना कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा क्योंकि बेइज्जती होगी। तो शुरू में कुछ दिन तक चलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पत्नी अपने रूप में आती है, और जब रूप में आती है तो फिर बस है। तो काली माता, ये लोग का तो अलग ही कहानी है। तो खैर इन सब चीजों से डरना चाहिए। सुनिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूं, ड्यूरिंग मैरिज पति पत्नी को बहुत सारी चीजें, पत्नी पति को बहुत सारी चीजें बताता है। हर चीज को एविडेंस के तौर पे लिया नहीं जा सकता। जैसे मालूम चला पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी तुरंत कोर्ट में चली गई। जानते हैं डेली चोरी करते हैं, कहां से पता चला तुम्हें? तो मुझे मालूम है ना, जितना भी कपड़ा मैंने पहना चोरी करके तो लाए हैं।
अरे यार ऐसे होने लगे तो काम चलेगा हैं? फिर पति भी गुस्से में बोला, आपको मालूम है जो चिकन खिलाती है बगल वाले का मुर्गा चोरी करती है। करते हैं लोग ऐसा, बगल वाले का मुर्गा उठते हैं, होगा हो करते, तुरंत उसको रख लिया, आओ आओ। किया क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा? अरे हलाल कर देते हैं लोग, आपको मालूम नहीं है। आइए, ए बी हो गया, सी। चलो सी पॉइंट, सी पॉइंट, सी पॉइंट, सी पॉइंट, सी पॉइंट, जल्दी बोलो। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट लिखो। जानते हो ना स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है? लिखो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। सुनिए, सरकार के बारे में बहुत सारी बातें समाज में, बाजार में, सोसाइटी में चलती रहती हैं। तो जो बाजार में, सोसाइटी में, पब्लिक में चीजें चलती रहती हैं, उसमें कुछ चीजें पब्लिश्ड भी होती हैं सरकार की तरफ से, कुछ चीजें अनपब्लिश्ड भी होती हैं। देखो, अगर पब्लिश्ड है, सरकार ने कुछ बोला, उस पर स्टैंप लगा दिया, तो भाई उसको एविडेंस माना जाएगा। लेकिन ऐसे जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे आजकल देखोगे दिल्ली में आजकल कल्चर हुआ है, बीजेपी वाला सब लिखता रहता है पोस्टर में, केजरीवाल चोर है, तो मालूम चला वही पोस्टर उखाड़ के कोर्ट में पहुंच गए, सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, केजरीवाल चोर है। क्या केजरीवाल के तरफ से क्या वो पब्लिश्ड है ना? अरे सरकार पे लोग 100 लोग आरोप लगाते हैं, सरकार क्या करेगी? मालूम चला एक को पैसा दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, दूसरा उसको चोर बोलने लगा। सरकार सबको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकती भाई, इतना तो रिसोर्सेज नहीं इस देश में, इतना तो वेल्थ नहीं है, इतना तो पैसा नहीं है। आप सरकार जहां जाती है वहां लोग उससे मांगते हैं, नहीं मांगते? पहले बताइए आप। तो सरकार के खिलाफ कितने नारे लगते हैं, सरकार के खिलाफ कितनी बातें होती हैं, लेकिन क्या वो सब पब्लिश्ड होती हैं? क्या वो सब ऑफिशियल होती हैं? तो याद रखना, अगर वो अनपब्लिश, कहीं अनपब्लिश्ड वर्ड आया होगा, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पहले बताओ। तो अनपब्लिश्ड वाला को नहीं माना जाएगा। अच्छा एक काम करें, अनपब्लिश्ड लेके गए, जैसे हम अनपब्लिश्ड को लेके गए सरकारी डिपार्टमेंट में, हमको देखिए ऐसी ऐसी बात हो रही है, केजरीवाल चोर ऐसा लिखा हुआ है, क्या आप मानते हैं? तो वहां कोई आई एस ऑफिसर स्टैम्प मार दिया, हाँ बात सही है, तब तब तो वो एविडेंस लिया जाएगा। तो अनपब्लिश्ड पब्लिश बन गया ना? नहीं समझे आप? जरा पढ़ के देखो, ये लिखा हुआ है। परमिशन ले लेंगे तो ठीक है, लेकिन बिना परमिशन लिए करेंगे तो ये अजीब बात नहीं है। तो सरकार के खिलाफ 100 बातें उड़ती हैं, सबको एविडेंस के तौर पे यूज किया नहीं जा सकता, खासकर तब जब वो क्या हो, सरकार की तरफ से अनपब्लिश्ड हो। ठीक है, आगे बढ़े। ऑफिशियल पब्लिकेशन, याद रखिएगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मैंने क्या बोला? अच्छा ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन याद रखिएगा, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो आपको हर चीज के बारे में एविडेंस दे। जैसे वही तुम लोग को बताया था आरटीआई एक्ट में, कौन कौन बोलो, रॉ, सीबीआई, ईडी, वो लोग बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखते हैं, है ना? अब कोई मालूम चला केस कर दिया, कहा सर इससे पूछिए सीक्रेट क्या रखे हुआ, वो कोर्ट में भी जाके बोल देगा मैं नहीं बता पाऊंगा सर अभी। अरे भाई कोर्ट में बता दिया तो दुनिया को पता चल गया ना। अरे बहुत सारे ऑपरेशन इस देश में, रॉ के तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या वो क्या बताऊं। क्या लगता है रॉ के लोग अब पाकिस्तान में नहीं होंगे? रॉ के लोग इजराइल में नहीं होंगे? रॉ के लोग बांग्लादेश में नहीं होंगे? एकदम घूम रहे हैं, उन्हीं के सिटीजन की तरफ घूम रहे हैं। अच्छा क्या लगता है आईएसआई के लोग भारत में नहीं होंगे? सबके इंटेलिजेंस के लोग यहाँ घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? अब ये सब बातें कैसे शेयर करेगा वो शेयर करेगा, मामला बिगड़ जाएगा। बहुत फिल्मों में तुमने देखा होगा, ये लोग मर भी जाते हैं ना तो भारत ओन नहीं करता है इसको, बोलते हमारा आदमी नहीं था जी। तो ये सारी चीजें आपको बताई नहीं जा सकती। अगला बोलो। मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है ना? अब देखो पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचा और देखा कुछ, अब वो देखा तो अपने रिपोर्ट में लिख दिया। अब पुलिस को ही क्या बना लिया तुमने, मतलब विटनेस। पुलिस पुलिस अपना काम कर रही है, वो कोई विटनेस किसी का नहीं है। वो बात समझ में आ रही है ना? उसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया, बात खत्म। अगला प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सुनो ये सबसे अच्छा होता है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो देखो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CWAs जो CMAs कहते हो जिसको आजकल, बस यही कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं। आजकल इंजीनियर भी अपने आप को प्रोफेशनल ही बोलता है, तो अगर इंजीनियर प्रोफेशनल तो हम टेक्नीशियन हैं, मतलब
चलिए हो गया, आवाज आ रही है? हाँ जी, सुनो सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। एक बात बताइए, जो वकील हैं, क्या हैं? वकील हैं, सीएस है, सीए है, सीएमए है, इन लोग को अपने क्लाइंट के बारे में सब कुछ मालूम होता है, नहीं समझे आप? तो याद रखना, क्या कभी वकील को जितना बात आपने बताया, क्या वकील आपके खिलाफ जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे ये है, ये मेरा क्लाइंट बना, ये मेरा क्या बना? क्लाइंट बना। क्लाइंट कैसे बना? मैं वकील हूं मान लो, और इससे मैंने पूछा कि तुम पर हत्या का आरोप है, जान तो बताओ, वकील जेल में आके मिलता है, तो इसको कोने में ले गया, मैंने पूछा सच में मारे हो क्या? कहाँ मारा? मारा है मैंने। क्या चीज से मारे हो? कहा चाकू से मारा। तो चाकू कहाँ है? तो कहा नाली में फेंक दिए थे। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं गया वहां, नाली से निकाला, नहीं करता है वकील सभी सब काम, कौन दुनिया में हो तुम? चुपचाप गया वहां से निकलवाया, उसके बाद उसका चाकू को अपना गला उला के खत्म कर दिया होगा। ऐसे करते हैं ना, एविडेंस डिस्ट्रक्शन तो ऐसे ही होता है। चाकू बच गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग सिखा रहे हैं क्या आप हम लोग को? कैसे? उसको गला के खत्म कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद सुनो, जब एविडेंस मैंने डिस्ट्रक्ट कर दिया और कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया, तब मेरा ही फीस नहीं दे रहा मुझे। कह रहा, मैं कहा फीस मेरा? कहा एक और चाकू खरीदना पड़ेगा क्या? अब मेरा हालत खराब। अच्छा, मैं अब कोर्ट में जाके, मैं वकील हूं, क्या मैं ये सब कह सकता हूं कि नहीं नहीं यही किया था, इसने तो मुझे बताया था, या हाँ ये चाकू मैंने ही गलाया है? नहीं बोल पाएंगे आप। एक्चुअली आप बोलने जाएंगे भी तो कोर्ट क्या बोलेगा? क्लाइंट प्रोफेशनल्स को जितनी बातें बताता है, उस बातों को बेस बना के प्रोफेशनल्स कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसे होने लगा तो दुनिया में कोई किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। नहीं समझे आप? तो याद रखना, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रिविलेज। इसको एविडेंस के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं मालूम होता है कि उसका क्लाइंट कहाँ कहाँ इनकम टैक्स इवेजन कर रहा है? सबको सब कुछ मालूम होता है। कंपनी सेक्रेटरीज को मालूम नहीं होता कंपनी में अलॉटमेंट कहाँ हो रहा है, कहाँ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए, सबको सब कुछ मालूम। लेकिन हाँ, लेकिन यही बात है कि वो नहीं जा सकते। इसलिए आपने एक फिल्म देखी होगी जॉली एलएलबी, सेम कहानी हुआ था। फर्स्ट वाला जॉली एलएलबी, फर्स्ट में उसने केस जीत लिया, बाद में वकील को मनचाहा पैसा नहीं दिया। देखा होगा उस फिल्म में। तो तुमने देखा होगा, अगर वकील खुद केस कर सकता होता तो करता, लेकिन वकील ने ऐसा नहीं किया। वकील ने एक अलग से आदमी को प्लांट किया, फिर से केस खुलवाया और सोचा कि इस बार मैं फिर से जीत जाऊंगा। वो अलग बात है कि वो हार गया। देखे थे ना उस फिल्म में? फिल्म समझते हो कि सिर्फ हीरोइन को देखने जाते हो तुम लोग? हीरोइन बस हो गया कहानी तुम लोग का। तो आइए अगला हेडिंग बोलो। ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट। सुनो एक चीज बताता हूं, इधर देखो। तुमको मालूम है एविडेंस दो तरीके का होता है? बोलो क्या क्या? ओरल और डॉक्यूमेंट्री। सुन लो शांति से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। चाहे आप एविडेंस कोई भी दीजिए, फैक्ट को ही प्रूफ करेंगे। अच्छा, फैक्ट को प्रूफ करेंगे तो फैक्ट कहीं होगा। फैक्ट दो जगह हो सकता है, या तो फैक्ट किसी डॉक्यूमेंट में। अब बोलो बोलो सर फैक्ट डॉक्यूमेंट में कैसे होगा? जमीन किसकी है कहां लिखा हुआ होगा? पेपर में। पेपर में ना। तो फैक्ट इज कंटेन्ड इन पेपर। पेपर मीन्स डॉक्यूमेंट। तो याद रखना, फैक्ट डॉक्यूमेंट में हो सकता है या अदर फैक्ट का मतलब, अब जैसे किसी का हत्या हुआ उसका थोड़ी कुछ होगा। तो देखो दो तरीके का। अगर फैक्ट डॉक्यूमेंट में है तो भाई सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही चलेगा। अब सीधी सी बात है, कोर्ट पूछा कि भाई जमीन किसका है, तो जमीन का कागज दिखाओ। बोल क्या रहे हो? मुंह से बोलने से कुछ प्रूफ नहीं होगा, मुझे कागज ही चाहिए। तो इफ द फैक्ट इज कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट, देन दैट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर फैक्ट डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा ना। क्लियर है ना? मालूम चला जमीन का पेपर नहीं दिखा रहे हो, 17 आदमी खड़ा कर रहे हो। अब 17 आदमी ने, तुम 1700 आदमी खड़ा कर दो, फिर भी प्रूफ नहीं होगा। क्योंकि भाई जमीन किसका होता है वो तो पेपर से पता चलता है। भाई एक ही आदमी आओ पर पेपर लेके आओ। तो इफ द फैक्ट इज कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट, दैट फैक्ट कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वहां ओरल एविडेंस काम करेगा नहीं। याद रहेगा? अच्छा, अगर अदर फैक्ट है तो जैसे हत्या उत्या वाला केस है सब, तो वहां दोनों चल सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी और ओरल भी। अब बताओ जैसे हत्या हुआ, सीसीटीवी कैमरा में आ गया, तो सीसीटीवी कैमरा क्या हो गया? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हो गया ना। या किसी ने देख लिया, ऐसे देख रहा था, मर्डर होते देख एंजॉय कर रहा था, तो हो गया आई विटनेस। क्या हो गया? आई विटनेस। आई विटनेस तो ओरल देगा ना, कोर्ट में आएगा बोलेगा। नहीं समझ में आया इन लोग को? तो जल्दी बोलो, फैक्ट अगर डॉक्यूमेंट में है तो
सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट अदर फैक्ट है तो ओरल एविडेंस से भी प्रूफ हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी प्रूफ हो सकता है। मुझे लगता है ये चार्ट बना हुआ होगा, है बना हुआ, देख लो आगे पीछे कहीं होगा, देखना सबसे फर्स्ट पेज पे ही है। थोड़ा सा पेज ठीक कर लेना, मतलब लिख देना कि ये चार्ट की जरूरत वहां है आपको, पेज नंबर रेफर कर दो ना। कुछ लोगों तो मिल ही नहीं पाया, मैंने कहा शुरू से आगे तो सीधा इंडेक्स पे पहुंच गया हो, है? ठीक है, चलिए अब सुनो। अब इसमें डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें तो क्या ही कहना, लेकिन अदर फैक्ट है तो ओरल एविडेंस भी चलेगा। ओरल एविडेंस के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, देख लो इधर। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, ये जनरल रूल है। देखो ये जनरल रूल, ये लाइन जनरल रूल है, उसमें लिखा भी होगा, इसके नीचे एक्सेप्शन है, मिला? क्या लिखा है? ओरल एविडेंस शैल ऑलवेज बी डायरेक्ट एविडेंस, या उल्टा बोलो तो वो हियर से नहीं, हियर से मतलब सुना सुनाया नहीं होना चाहिए। आपने देखा है तो बोलिए, नहीं तो निकलिए यहां से। जैसे मालूम चला, सुनो, कोई किसी विटनेस को बुलाया, बोला तुमने मर्डर होते देखा है? कहा देखा तो नहीं है, सुना है कि मर्डर हुआ था। तो कहा सुना हमने, निकल। नहीं समझे? जो बच्चे चार्ट उतार रहे हैं भाई, जब बुक मिलेगा तो उसमें चार्ट होगा ही, तो चार्ट उतारने की जरूरत क्या है ना? चार्ट उतारने के बजाय कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए प्लीज, है ना? और अगल बगल में कोई पुराना बच्चा बैठा रहता, थोड़ा गाइड कर दिया करो, पुराना बच्चा तो बर्बाद हो जाए। मजा आ रहा है हमें, तभी तो हम पुराने तू नए हैं, है ना? सुनिए, चार्ट तो बुक में रहता ही है ना। इधर देखिए, आप शांति से सुनते रहो। ओरल एविडेंस शुड ऑलवेज बी डायरेक्ट एंड इट शुड नॉट बी हियर से। हियर से का मतलब सुना सुनाया, लिख लो, हिंदी में लिखो। हियर से का मतलब सुना सुनाया वाला होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुना सुनाया वाला हुआ तो फिर तुम क्यों आए हो भाई? सीधा सा मतलब है, कोई एविडेंस मतलब आया, आप विटनेस है, मैंने बोला कि भाई तुमने देखा है? तो नहीं देखा, नहीं सुना है, तो सुना दुनिया है, निकल। अच्छा वो बोले कि हाँ मैंने अपने आंखों से देखा है, तो हाँ वो अलग बात है, फैक्ट इन इश्यू हो या रिलेवेंट फैक्ट हो, किसी पे भी एविडेंस दो पर डायरेक्ट दो, नहीं समझे? पर डायरेक्ट दो, हियर से नहीं। सुना सुनाया क्या होता है यार? क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब यहां सुना सुनाया भी चलेगा। अरे ये मतलब हुआ ना, यहां हो सकता है कि आई विटनेस ना हो, कोई और हो, पर आई विटनेस ने किसी कुछ बताया हो, ये भी तो हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, चलो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे पढ़ा चुका हूं, तुमने टेस्टिमनी यहां वर्ड आ रहा होगा, कहीं टेस्टिमनी वर्ड नहीं आया? चलो टेस्टिमनी कहीं वर्ड आ जाए तो तुम समझना, समझो गवाही। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? गवाही, आएगा ही आएगा, टेस्टिमनी वर्ड होगा, अगले में है ना। टेस्टिमनी का मतलब लिख लो गवाही। तुमने याद है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे में रतन वर्सेस क्वीन देखा था हमने? क्या उसमें टेलीफोन ऑपरेटर ने अपने आंखों से मर्डर होते देखा था, लेकिन फिर भी उसकी गवाही को रिलेवेंट माना गया था ना? नहीं समझ में आया इन लोग को? क्लियर है जी? तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे मतलब आंखों देखा ना हो फिर भी उसको एविडेंस के तौर पे ले लिया जाता है। अगला, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, एक बात याद रखना है, ये बड़ा अच्छा माना जाता है लॉ में, कि मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता है, बशर्ते उसको पता हो कि मर रहा है सच में, ये भी बहुत जरूरी है। मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता है। एक फिल्म आई थी धमाल, देखे वो धमाल? अच्छा उल्टा, कितने लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है? जो नहीं देखी है वो तो खुद ही धमाल किए हुआ है। अरे यार मुझे तो लगता है वो सेटमैक्स सब पे स्टार, कौन कौन सा, अब तो टीवी चैनल भी भूल गया मैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे दुनिया चल जाती है, सोनी मैक्स ये सब जितना भी है, कितना बार रिपीट करता है धमाल को। धमाल, अच्छा कितने लोगों ने देख ली है धमाल फिल्म? कुछ, हाँ एक बहुत बड़ा डब्लू था वहां। उसमें प्रेम चोपड़ा होता है और वो मरता है, मतलब मरते समय वो 4 हीरोज के सामने पहुंचता है और मरते समय वो बताता है कि मैंने बहुत सारा पैसा, क्या है, सेंट सेबेस्टियन गार्डन के एक बहुत बड़े डब्लू के अंदर गार रखा है कि नहीं? समझ में आ गया? तो उसमें एक बोलता है हीरो, ए झूठ बोल रहा होगा, तो फिर से जिंदा होके बोलता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। देखे हो? नहीं देखे हो तुम लोग यार? ये वाला सीन देखे हो, जब वो फिर से जिंदा हो जाता है, बोलता है मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और बाद में फिल्म में सच पाया जाता है। क्योंकि मरते समय आदमी को पता नहीं क्या डिवाइन चीजें दिखती हैं, वो उस समय झूठ बोलता नहीं है। अच्छा कुछ लोगों को अभी फिर वही वाला बात आएगा,
सर क्या पता झूठ बोला हो, फिर भी इतना मक्कार हो कि मरते समय भी झूठ बोला हो। मैंने बोला इसको एविडेंस लिया जाएगा, प्रूफ होगा या नहीं होगा दैट इज अनदर, है ना, लेकिन एविडेंस ले लिया जाएगा। अच्छा, मरता हुआ आदमी खुद मतलब कोर्ट में ही आके मरा होगा, जैसे मर रहा है पहले कोर्ट ले चल, क्योंकि ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट एविडेंस, तो मुझे वहां पहुंचा, ऐसा हुआ होगा कि कहीं भी मर गया होगा। तो मरते समय जिसको बताया, क्या वो अब एज गुड एज आई विटनेस माना जाएगा? बोलो। तो देखो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट इस केस में। तो डाइंग डिक्लेरेशन में मरते वक्त कभी भी किसी ने किसी को कुछ बोला, तो जिसको बोला वो गवाही दे सकता है कि हाँ मेरे सामने उसने मरते समय ये बोला था। फिर कुछ लोगों को लगेगा सर वो झूठ बोल सकता है, फिर मैंने बोला ये एविडेंस के तौर पे सिर्फ लिया गया है, प्रूफ होगा कि नहीं होगा वो दूर की बात है। नहीं, आगे बढ़े, पढ़ो। अच्छा एक बात है, पहले ट्रायल में कुछ एविडेंसेस रखे गए, तो क्या उस एविडेंसेस को अगले ट्रायल में भी एविडेंस माना जाएगा? यस, वही लिखा हुआ देख लो, ट्रायल है ना, कहीं वर्ड ट्रायल है, प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग मतलब ट्रायल। आप जानते हैं एक केस में बहुत सारे ट्रायल होता है, जैसे 10 बार प्रोसीडिंग हुआ, 20 बार प्रोसीडिंग हुआ, तो पहले दिन में जो तुमने प्रूफ कर दिया चीजों को, वो बाद में भी यूज हो सकती हैं, बार बार आपको एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये 3 एक्सेप्शन हैं जो मैंने बता दिया। अब आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन देख लो। यहां सब कुछ लिखा हुआ है कि जब भी ओरल एविडेंस होगा तो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, वो हियर से और इनडायरेक्ट होना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने बता ही दिया था, अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री है तब तो डॉक्यूमेंट्री से ही होगा, है ना, लेकिन अगर वो नॉर्मल फैक्ट है तो ओरल एविडेंस भी चलेगा और बताओ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चलेगा। इनका लैंग्वेज टफ है, जो मैंने बताया वो फिर भी बहुत आसान है कि नहीं? और ओरल एविडेंस अगर हुआ तो हमेशा डायरेक्ट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ओरल एविडेंस हमेशा देखा जाए तो आई विटनेस का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? आई विटनेस का होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब हेडिंग बोलो। ऐसे जनरल रूल है कि थर्ड पार्टी का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन कभी कभी थर्ड पार्टी की बातें भी रेलेवेंट हो जाते हैं। तुमने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे में देखा था, टेलीफोन ऑपरेटर की बात भी क्या मानी गई? रेलेवेंट मानी गई। आइए, पहला आ गया ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। जैसे कोई फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, कोई साइंस का है, आर्ट का है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, फिंगर इंप्रेशन वाले लोग होते हैं, तो क्या इनके गवाही को भी बहुत महत्वपूर्ण गवाही माना जाएगा? अरे यहाँ तो बस आपके रिवॉल्वर पे आपके हाथ का इंप्रेशन आ जाए और वो प्रूफ हो जाए, तो प्रूफ करने वाला तो कोई एक्सपर्ट ही होगा, है ना, फोरेंसिक वाला जो कहते हो। हैंड राइटिंग वाला बता ही दिया था कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ऐसे तो तीसरे आदमी है, लेकिन उसका गवाही तो मेन मान लिया जाएगा। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर में आपको याद होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है। अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पकड़ेगा या सर्टिफाइंग अथॉरिटी? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोल दिया कि हाँ इन्हीं का डीएससी है, तो मान लिया जाएगा कि आप ही का डीएससी है। समझ में आ गया? तो 3 लोग बताओ कौन कौन? एक्सपर्ट और बोलो। चलो आ जाओ भाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर लें। अब सबसे पहले बताइए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप किसके सामने रखते हैं? कोर्ट के सामने। क्यों? कि साहब देख लीजिए आप इसको, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है याद रखना, तो वेरी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, मतलब ओरिजिनल कॉपी। लिखो ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल कॉपी लिखो, ओरिजिनल कॉपी। और इसी को बेस्ट एविडेंस माना गया है। अरे ओरिजिनल कॉपी से अच्छा क्या होगा? नहीं। और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है भाई? ये होता है सर्टिफाइड और कंपेयर्ड कॉपी, फोटो स्टेट, ये सब। जैसे तुम लोग का एडमिशन होता है सीएस इंस्टीट्यूट में, बहुत बार 11 12 का सर्टिफिकेट मेरे से स्टैम्प मरवा के ले जाते हो, बच्चा अटेस्ट कराता है ना मेरे से, फिर वो अपलोड करता है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है, वो क्या होता है? कंपेयर्ड। मैं उसमें लिखता हूँ ना अटेस्टेड टू बी अ ट्रू, तो मैं लिखता हूँ अटेस्टेड टू बी ट्रू, फिर साइन मारता हूँ, स्टैंप लगाता हूँ अपने फर्म का, तब आईसीएसआई उसको एविडेंस समझता है, अदरवाइज उसको एविडेंस समझेगा ही नहीं। तो बताइए ज़्यादा अच्छा एविडेंस कौन होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। और देखो यहाँ पे सेक्शन 65 बड़ा भयंकर ढंग से लिखा है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है तो आपको प्राइमरी ही देना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ही बेस्ट एविडेंस माना गया है। क्या माना गया है? बेस्ट एविडेंस माना गया है। सेकेंडरी तब चलेगा
जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, चूंकि वो खो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है ना, मतलब कुछ भी है आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो प्राइमरी लेकर आइए। अब आप बोलोगे सर खो गया तो एफआईआर की कॉपी दिखा, नहीं तो ऐसे बोलोगे सर फोटो स्टेट लाए हैं, ओरिजिनल घर पे है, तो कहा अगला तारीख पहले घर से लाओ जाओ। तो हमेशा ये समझ लेना, कोर्ट वूट में कहीं भी जाना तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाना। वो ओरिजिनल कॉपी को ही क्या समझते हैं, में बेस्ट एविडेंस समझते हैं, है ना। बाकी अगर तुम्हें जमा करना, बोलो सर ओरिजिनल कहाँ कहाँ बांटता फिरूंगा, जमा करने के लिए फोटो स्टेट कॉपी दे दो। लेकिन कोर्ट के सामने, जैसे कोर्ट नहीं, कोर्ट ऊपर बैठा रहता है, टेबल पे रखा जाता है, तो वो ज्यादातर क्या होता है, ओरिजिनल। याद रहेगा।